ऐसे में हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ AUM कैपिटल से। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स को इस तरह वक्त वो किस तरह स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। 2596 के लेवल्स पर 25,096। राजेश जी गुड आफ्टरनून। निफ्टी में मजबूती है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की मजबूती और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तेज़ी है और तेज़ी का दौर जारी है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। इंडिया विक्स में हालांकि आज स्पाइक्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। मार्केट को हम ठीक ठाक ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मंदी की कोई आसार नजर आ रहे हैं। रेदर हम बुलिश हैं, बावजूद इसके कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी हो गई है। हो सकता है इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन आए, बट वो महज एक करेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे हैं 25,700 या 800 जाने की छोटी अवधि में। इवन कॉलपुट के डेटा भी देखें तो वो भी यही दर्शा रहा है कि 25,800 के आसपास के ऊपर के टारगेट बन रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट आई, फिर वो चाहे 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट की कट हो या 100 बेसिस पॉइंट की सीआरआर हो या लो एलटीवी, गोल्ड में एलटीवी की बढ़त हो, ये सारी पॉजिटिव चीजें थी। हालांकि उस दिन बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा प्रेशर देखा, खास करके पीएसयू साइड ने, क्योंकि जो स्टैंस बदली हुआ उस वजह से लोगों को ऐसे लगने लगा कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा पॉज ले। और दूसरे, जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई, जिस कारण से हमने 10 ईयर और 30 ईयर के यील्ड को ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडियम टर्म में यील्ड फ्लैटन हो जाएंगी और जो पीएसयू बैंक के बॉन्ड के पोर्टफोलियो है उन सब में बढ़त देखने को मिलेगी, और जिस कारण से वहां बढ़त होगी। और दूसरे, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक में जो वैल्यूएशन है, खास करके पीएसयू साइड में, पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं। अपने 52 वीक हाई से तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 20-25% के गिरावट अभी भी दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ अच्छे स्कोप बनते हैं। खास करके कुछ छोटे और मझोले बैंक्स में, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छे नतीजे दे रहे हैं। बैलेंस शीट एकदम क्लीन अप हो गई है, एनपीए की कोई दिक्कत है नहीं, फंड जुटा रहे हैं, फंड जुटाए हैं उन्होंने रेदर। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी क्यूआईपी वगैरह करे, क्योंकि उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को नीचे करना होगा। तो हम यहाँ पे 70 रुपए के टारगेट देखते हैं। और जो कि आपने कहा ना कि बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त है, तो बैंक निफ्टी की बढ़त ही निफ्टी को संभाले रखेगी। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो करीब 37% के आसपास उसमें बीएफएसआई का योगदान है। तो अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बट ऑब्वियस है कि निफ्टी भी चलता रहेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा हम ये मान के चलते हैं कि बॉर्डर मार्केट में तेजी है। अगर पिछले हफ्ते की, पूरे हफ्ते की बात करूं तो 1% की बढ़त सिर्फ आपको इंडेक्स में नजर आएगी, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में 9%, 8% तक की तेजी थी। रियलिटी में 9.5% की तेजी थी। तो मैं समझता हूँ बॉर्डर मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर। समय आप थोड़ा दूरदृष्टि डालिए सर शेयर पर। इंटरग्लोब को लेकर आपका व्यू क्या है, और इंटरग्लोब के साथ साथ लगे हाथ में आप जरा जियो फाइनेंस पर भी व्यू दीजिएगा सर। देखिए, इंटरग्लोब की खास अगर बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़त थोड़ी सी बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए इन्होंने, बहुत संतोषजनक थे। दूसरे, अगर आप देखो तो क्रूड लगातार $65-70 के बीच में घूम रहा है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात हो सकती है। तीसरे, पीएलएफ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे, अगर आप देखें तो कोविड के बाद जिस तरीका से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, और जिस तरीका से इंटरग्लोब की मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ नए विमानों का इन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किया है। कुछ दिक्कतें इनको टर्किश एयरलाइंस को लेकर के अभी इस वक्त हो रही है, बट वो सब मेरे ख्याल से टेम्पररी है। लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दे सकता है। जहां तक जियो की बात की जाए तो जियो के अगर आप नंबर्स देखो तो इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एयूएम में बढ़त देखी गई थी, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी। ब्लैक रॉक के साथ जो उन्होंने करार किया है, फिर वो चाहे एएमसी के लिए हो चाहे ब्रोकिंग के लिए हो, वो एक बहुत एक्साइटिंग है। कुछ बड़े नाम उनके हेल्प पे है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो उसमें जो रिलायंस के शेयर्स हैं ट्रेजरी में पड़े हुए, वो ही मार्केट कैप का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इन लेवल्स पे इस पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने इसमें कई बार बाय कॉल दी है।
और बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म की व्यू ना रखें, कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, क्योंकि कई प्लान्स हैं कंपनी के, कई चीजों में उतर के लैस वगैरह में, तो ये सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है आपको नंबर्स देखने में। तो अगर आप इसमें 1-2 साल का नजरिया रखें, या बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि इसे एसआईपी की तरह से जमा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। इन पे दिख रहे हैं। लेकिन राजेश जी, लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, और अगर आपको पिक करना होता कि अभी करंट लेवल्स पे कमाई कहाँ हो सकता है, तो वो कौन सा स्टॉक रहेगा? शरद जी नमस्कार। नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस एज ए सेक्टर बीएफएसआई का एक अहम हिस्सा है, और इस वक्त जैसे आंकड़े आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो थोड़े से एक्साइटिंग ही कहूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस है, खास करके एसबीआई और एचडीएफसी से, वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं। हालांकि एलआईसी से फ्लैटिश आए हैं, बट अगर इस पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से किसी को चुनना हो वैल्यूएशन के लिहाज से, तो मैं एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा, नंबर 1। नंबर 2 में एचडीएफसी लाइफ रहेगा। अब एलआईसी की अगर बात की जाए तो आप देखो तो 66-67% मार्केट शेयर अभी भी उनका है। जो उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत शानदार है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बीएनबी अच्छी खासी बढ़त दिखाया पिछले तिमाही में भी, और एपी में भी अच्छी बढ़त देखी गई। जो उनका पोर्टफोलियो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो पूरे एएमसी सेक्टर के जो पोर्टफोलियो साइज है उससे लगभग या तो बराबर है या बड़ा ही कहा जा सकता है। तो इतने अच्छे एसेट्स के ऊपर बैठा हुआ और सबसे पुरानी कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता है। हमारा इसमें अनुमान है कि कम से कम 1200 के टारगेट इसमें आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने निवेश की सलाह दी है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमने इनिशिएटिंग कवरेज भी कर रखी है और क्वार्टरली अपडेट्स भी निकाले हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। तो एलआईसी हमारी इस पूरे सेक्टर में पहली पसंद है। और दूसरी अगर कहा जाए तो एचडीएफसी लाइफ, जहां हमने ग्रोथ अच्छी देखी है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें देखा है। एचडीएफसी क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी है, तो वहां से उनके अच्छे बिजनेस आते हैं। तो ये 2 स्टॉक है जो हमारी नजर में इस वक्त है। खबर आना, इनफैक्ट इम्पैक्ट भी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक प्राइस में पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस चल रहा है। लेकिन राजेश जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर जब हमें कॉल कर ये कहते हैं कि हम आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं और किसी भी तरह की उलझन अगर है आप हमें कॉल कीजिएगा, हमसे पूछिएगा। डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड्स का शिकार जो है सीनियर सिटीजन्स को बनाया जाता है, और समझ ही नहीं आता कि ये सारे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आखिरकार समझते क्या हैं और किस तरह से किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट लेते हैं। राजेश जी। देखिए, आपने सही कहा कि ये ट्रस्ट टूटने की ही बात है, और ट्रस्ट ही एक तरीका से आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करती है। जैसे मैं कहूँ तो हमारी कंपनी की टैगलाइन ही है, योर ट्रस्ट इज आवर वेल्थ। तो ट्रस्ट ही आपकी वेल्थ होती है, और इस तरीके से ट्रस्ट को टूटना दिक्कत की बात तो है। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक जितने बड़े बैंक के साथ ऐसे घटनाएं हो सकती है। अमाउंट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सिस्टम ब्रेक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट कदम उठाएंगे कि इस तरह के दूसरी घटनाएं ना हो, और ये दबाव आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा कोई बैंक के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। ऑलरेडी 1.5-2% कल के क्लोजिंग भाव से टूटा हुआ है। अगर मेरे ख्याल से 1400 के आसपास आता है तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ये है कि हाँ, जो कंपनीज हैं अब थोड़ा सा उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, हालांकि वो ग्राहकों को सीधे सीधे पास ऑन करेंगी। लेकिन क्या आपको ये इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल्स पर कंपनीज के? पे अगर का बात की जाए, पहले तो बात करते हैं कि रोड सेफ्टी और रोड कंफर्ट की बात, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। अगर मुझे ठीक से ध्यान आता है तो करीब 6-8 महीने पहले भी एक न्यूज में मैंने देखा था कि गडकरी साहब ने ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया है, और अब जबकि ये मंजूर हो गया और अनिवार्य हो गया है, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ही है, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो बहुत लंबी दूरी में ट्रैवल करते हैं, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। तो एक ह्यूमन ग्राउंड पे एक बहुत जरूरी चीज थी।
और जैसा कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि अब ये लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी हो गई है, तो मैं वो पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब जहाँ तक कंपनियों की बात है, देखिए जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके नंबर्स पे मुझे नहीं लगता कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वे पास ऑन करने वाले हैं सीधे-सीधे जो खरीदार है उनको। तो खरीदार के लिए थोड़ी-सी खर्चे ज़्यादा हो जाएँगे। फिर वो चाहे एक बार एक मुश्त खरीदने के समय थोड़ा-सा कॉस्ट बढ़ जाएगा या रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वो दूसरी बात है। बट अब जो कंपनियाँ एसी सप्लाई करती है ऑटो को, उसमें सुब्रोस का एक बड़ा नाम है। एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है और मुझे लगता है कि उनको ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में भी आने वाला है। और आज ही अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 4.5-5% की बढ़त हो गई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर नई खरीदारी की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गया है। बहुत मैक्सिमम हम यहाँ से अपसाइड देख रहे हैं तो 820, 825 तक देख रहे हैं। बट एक चीज़ है कि अगर ये गिरावट होती है बाज़ार के कारणों से, किसी और कारणों से 700 तक ये स्टॉक आता है, तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं बात करूंगा राजेश जी से कि ऑफ कोर्स जो मार्केट जिस तरह प्ले आउट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में मूवमेंट आ गया, अब धीरे धीरे करके बाकी सारे सेगमेंट्स में आ रहा है। कौन सा सेगमेंट अभी चला नहीं है जो आपको लगता है अब चलेगा? बिकॉज अभी हमने मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में जो अच्छी मूवमेंट देख चुकी है, लेकिन कोई तो कुछ सेगमेंट होगा, कैश का हो या एफएनओ सेगमेंट का हो, जो अभी चला नहीं है और अब जो है बाजार की नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो इसके अलावा कुछ और है क्या राजेश जी आपके पास? शरद जी, आपने कहा कि प्राय सारे ही स्टॉक्स प्राय सारे ही सेक्टर्स में अच्छे खासे मूवमेंट हम लोग देख चुके हैं। बट खास रेट सेंसिटिव से लगे हुए स्टॉक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी उतनी बढ़त नहीं हुई है जितनी कि दूसरे एनबीएफसी में हो गई है। और हाउसिंग फाइनेंस की खास बात की जाए तो इसमें कई कारण हैं। एक तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी की जो डील्स हो रही हैं उसमें जिस तरह की बढ़त बनी हुई है। दूसरी, जब रेट में इतनी बड़ी कटौती हुई है, 1% के आसपास के 1% रेट कट, 100 बेसिस पॉइंट की रेट कट पिछले 3 बार को लेकर के हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि रियलिटी में फर्क पड़ेगा। और रियलिटी एज ए प्ले अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी ऑब्वियसली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, जहां हमें लगता है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। पिछले साल के नतीजों के हिसाब से देखें तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी पेरेंटेज को बिलोंग करते हैं, एडवांसेस अच्छे बने हुए हैं, और जो भी डिसबर्समेंट हुए हैं अच्छे हुए हैं। खास करके रिटेल लोन्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है। और मुझे लगता है जिस तरह की डिविडेंड आउटपुट है और पेरेंटेज है उसको देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर कहा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है। और पिछले 6 सालों में जिस तरह के मल्टी फोल्ड ग्रोथ इसने दिखाई है, उसे देखते हुए, एयूएम के देखते हुए, चौथी तिमाही में जो 54% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी, उसे देखते हुए मुझे लगता है ये अच्छा प्ले साबित हो सकता है। तो ये 2 स्टॉक हमारे रडार पे हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो ये 2 स्टॉक्स हैं और ये सेक्टर है जहां हम नजर रखने की सलाह दे सकते हैं। एक राजेश जी, क्विकली आपकी तरफ से कोई ट्रेड्स? मानसी जी, इस वक्त हम हुंडई पे कॉल देना चाहेंगे। अगर आप देखो तो लिस्टिंग के बाद कुछ हुआ ही नहीं स्टॉक में, बावजूद इसके कि एक शानदार कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, एक्सपोर्ट मार्केट पे जोर है और अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, जो कि इस वक्त 8.1 लाख की कैपेसिटी है, जो कि 10.7 लाख की हो जाएगी FY29 तक। 32,500 करोड़ के आसपास का इनका केपेक्स है, जो कि इंटरनल एक्यूरल से होगा। और एसयूवी मार्केट में अगर आप देखें तो क्रेटा अग्रणी है बाजार में, और जो क्रेटा का ईवी भी आया है वो भी अच्छी तरीके से लिया गया है। वीकेंड पे कुछ नई लॉन्चेस की भी बात करी है कंपनी ने, एक्सपोर्ट पे जोर है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकता है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन स्टॉक्स पर आप ध्यान देके चलिए। ह्युंडई करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 19,500 रुपए के आसपास के भाव हैं। श्रीकांत,
और आज फिर से वो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। बढ़िया चीज ये है कि 25,000 के ऊपर अब निफ्टी टिक रहा है। 25,000 से 24,000 की जो रेंज थी काफी समय बिताया, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग शुक्रवार को आई और आज 25,100 के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। उसके आसपास ही समय बिताते हुए दिखा, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 25,500 यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा और बाजार की मोमेंटम में कोई ऐसी रुकावट आएगी नहीं। निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिलता रहेगा आगे भी। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, श्रीकांत जी, हरीश जी और नीलेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनकी मदद करने के लिए बढ़िया स्टॉक पिक्स के जरिए। फिलहाल मानसी को, शरद को और मुझे दीजिए आप इजाजत, लेकिन इक्विनोक्स स्वदेश के साथ आप बने रहिए। खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे हम आपकी कल की तैयारी, आज ही आप की जाएगा नहीं। नमस्कार।